हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द 9 PM पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कविता की। जी हाँ, कविता एक ऐसी महिला जिसकी उम्र लगभग 28 साल है। अब उसको महिला कहें या लड़की, ये मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। कविता ने अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट ही किया था कि उसकी शादी हो गई थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उसने MA इंग्लिश किया था। जब वो BHU में पढ़ रही थी, बहुत सारे सपने थे उसके बाद जैसे उसने 2018 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 2020 तक एक अपने करियर की तलाश में और PhD के ऑप्शंस के लिए, PhD करना है नहीं करना है, फैमिली को कन्विंस करने में, फैमिली से लड़ते झगड़ते वो वक्त ऐसे निकल गया और 2020 आ गया था। 2020 में उसको लड़के दिखाने शुरू किए गए। हालांकि उसकी मर्जी शामिल नहीं थी कि उसको शादी करना है, उसको तो अपना करियर बनाना था। इंग्लिश लिटरेचर में उसको PhD करनी थी और प्रोफेसर बनना था। कविता के माँ बाप पढ़े लिखे थे। उसके पापा सरकारी ऑफिस में काम करते थे, एक दफ्तर में बड़े बाबू थे वो, और उसकी माँ होम मेकर थी। तो जब कविता को लड़के दिखाना शुरू किए, ऐसे लगा जैसे कि उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो, जिसका उसको नहीं पता है कि उसको क्या करना है। उसने माँ से बार बार आग्रह किया कि माँ, मुझे करियर बनाना है, माँ मुझे PhD करना है। उसकी माँ बोली, हाँ तो करो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन अब हमें हमारी जिम्मेदारियों से छुट्टी पाना है। हमने तुमको MA करा दिया, MA इंग्लिश हो गई हो तुम, अब जो करना है तुम्हें अपने पति के साथ रह के करना है। अगर वो चाहेगा तो तुम PhD कर लेना, और नहीं चाहेगा तो वो जो चाहेगा वैसा करना। लड़की को तो घर ही संभालना होता है ना, उसकी जिम्मेदारी तो घर संभालने की है। कविता लड़ती रही अपने लिए और बार बार कहती रही, नहीं, मेरा ये नहीं है, मुझे काम करना है, मुझे अपना करियर बनाना है। कविता के ग्रेड्स बहुत अच्छे थे। 9 CGPA के साथ उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। और उसको धक्का तब लगा जब उसके पापा एक ट्रिप के लिए दिल्ली गए थे कुछ काम से। वहाँ पे उनके दोस्त शंभूनाथ से उनकी मुलाकात हुई। शंभूनाथ भी एक सरकारी ऑफिसर थे और उनका बेटा एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। अभय नाम था उसका। कविता के पापा अभय से मिले और उन्हें अभय बहुत पसंद आया। अभय का 12 लाख का पैकेज था और वो एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। सुबह जाता था, 7 बजे ऑफिस के लिए निकलता था और मारे 7-8 बजे तक ऑफिस से घर आता था। कविता के पापा वापस आए और कविता की मम्मी से बोले, सुनो, ये मिठाई है, जाओ जाके कविता को खिला दो और मोहल्ले पड़ोस में सबको खिला दो। उसकी मम्मी बोली, ऐसा क्या हुआ, आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, बहुत खुश हूँ मैं, आज कविता का रिश्ता जो पक्का हो गया। उसकी माँ थोड़ा सा शौक में आई, रिश्ता पक्का हो गया, कहाँ, किससे, अचानक आप कैसे कर दिए। बस गया था तो वहाँ शंभूनाथ मिला, उसका बेटा बहुत ही अच्छा है और सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। 12 लाख रुपए का पैकेज है उसका और अपनी जाति का भी है। मेरा पुराना दोस्त भी है तो मैं जानता हूँ, फैमिली अच्छी है, वो सरकारी ऑफिसर है। तो बस मैंने सोचा ये मौका हाथ से ना जाने दूं, और बस मैं पक्का कराया। अपनी कविता को तो पसंद आएगा ही, मुझे पता है, मैं जानता हूँ अपनी बेटी को। कविता दरवाजे के पीछे खड़े होके ये सब सुन रही थी। मानो ऐसा लगा जैसे कि उसके पैरों तले से जमीन किसी ने खींच ली हो, उसके सर से आसमान किसी ने खींच लिया हो, और वो एक ऐसे भवंडर में फंस गई हो जहाँ उसको कुछ ना आगे दिख रहा है, ना पीछे दिख रहा है, ना ऊपर दिख रहा है, ना नीचे दिख रहा है। चारों तरफ दिख रही है तो उसको घोर अंधेरा और एक खाई, और उस खाई में उसके वो सपने दफन होते हुए PhD के और करियर बनाने के। फिर उसके पापा की नज़र कविता पर पड़ी। अरे बेटा कविता, इधर आओ। कविता सर नीचे झुका के आई। बेटा, तुमने शायद सुन ही लिया होगा, मैंने तुम्हारे लिए अभय को चुना है, उसके पापा ने बड़े गर्व से कहा। कविता कुछ नहीं बोली, उसकी आंखें भर आईं। वो रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, वो कहना चाहती थी कि पापा नहीं, मुझे करियर बनाना है, मुझे अभी इस सब में नहीं पढ़ना है। अभी उसकी उम्र 26 साल ही थी। क्या करती कविता? कविता ने फिर भी हिम्मत जुटा के कहा, पापा, और मुझे अभी करियर बनाना है, PhD करना है, अभी नहीं। बीच में टोकते ही उसके पापा बोले, बस बहुत हो गया तुम्हारा, हमने तुमसे पहले भी कह दिया था कि अब जो करना है अपने पति के घर जाके करना। मैंने अभय को तुम्हारे लिए पसंद किया है और तुम्हें उससे ही शादी करनी है। अगले 2-3 महीने में तुम्हारी शादी कर देंगे, तो अपनी शादी की तैयारियां करना शुरू करो।
ना कि अब ये कि पीएचडी करना है और जॉब करना, जो करना है वहाँ जाके करना तुम। मानो ऐसे लगा जैसे कविता के मुंह से उसकी जुबान छीन ली गई हो, वो सहम गई, कुछ नहीं बोल पाई। ऐसे लगा जैसे वो एक स्टैचू बन गई है। उसकी मम्मी ने उसको 2-3 बार हिलाया, कविता कविता कविता, तब जाके उसको शायद होश आया और फिर वो सीधा अपने कमरे में चली गई, रोने लगी। उसकी माँ ने बहुत समझाया कि बेटा, लड़की का भाग्य यही है, तुम्हारे पापा ने जो पसंद किया है वो अच्छा ही है, तुम्हारे जीवन के लिए हम अच्छा ही सोचेंगे, हम तुम्हारे माँ बाप जो हैं। लेकिन कविता को ऐसे लगा जैसे कि उससे उसका सब कुछ छीन लिया हो। अचानक से उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा घोर अंधेरा छाने लगा। उसको ऐसा दिखने लगा कि जैसे उसका सब कुछ बदल गया हो। 2 महीने ऐसे निकल गए कि जैसे बस पता ही नहीं चला, ये कल की ही बात थी। और वो महीना आ चुका था जब उसकी शादी थी। 15 जून को उसकी शादी होनी थी। 15 जून को कविता की शादी होनी थी और आज 1 जून है। 15 जून 2020। कविता को वो दिन ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी ज़िंदगी का वो सबसे काला दिन होने वाला है। उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उसे पता था कि जब वो अपने माँ बाप को नहीं समझा पाई तो वो अपने ससुराल में अपनी सास को, अपने ससुर को और अपने पति को कैसे समझाएगी, उस नए फैमिली में कैसे एडजस्ट करेगी, उनके तौर तरीके समझेगी, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगी। उसके बाद उनके रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगी, उनके मोहल्ले पड़ोस, उनकी समाज को एक्सेप्ट करके उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट करके वो सारे जो समाज के बंधन हैं उनको निभा के वो कैसे वक्त निकालेगी, कैसे हिम्मत जुटाएगी अपनी पीएचडी के लिए। तो उसे कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा था। 15 जून आ चुकी थी। रात के 10 बजे बारात उसकी घर की चौखट पे आ गई थी। घर काफ़ी बड़ा था उनका, सरकारी क्वार्टर था, तो उन्होंने सोचा कि घर से ही शादी करते हैं। कविता की शादी हो गई। कविता के पापा ने बड़े ही गर्व से उसको विदा किया और कहा कि बेटी बस मेरी लाज रख लेना। उसकी माँ ने भी उसको यही सिखाया, बेटा अब नया घर तुम्हारा यही है, तुम्हारा ससुराल। शादी होके कविता दिल्ली चली गई। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहते थे उसके ससुराल वाले। एक 2 BHK का फ्लैट था जहाँ पर वो रहते थे। तो लक्ष्मी नगर पहुँच के गाड़ी मेन रोड तक गई और कुछ गलियों, पतली पतली गलियों से पैदल गुजर के उस फ्लैट तक जाना था। गाड़ी फ्लैट के सामने तक नहीं जाती थी। कविता अपना बड़ा सा लहंगा पहने, शादी का घूंघट डाले और पैदल गाड़ी से उतर के अभय की बहनों के साथ अपने घूंघट को संभालते हुए आहिस्ता आहिस्ता उस घर की तरफ चली। घर पहुंच गई और बहुत सारे बंधन जो थे, सामाजिक बंधन, जो रीति रिवाज थे, वो शुरू हो गए। मानो ऐसा लगा जैसे कि सुबह कब होती है और शाम कब होती है कविता को पता नहीं चला। वो अपने पति के प्रेम प्रसंग में ऐसे व्यस्त होने लगी कि जैसे ऐसे लगा कि उसकी इच्छाएं ही नहीं हैं। अब जो इच्छाएं हैं उसके पति की हैं और उसके ससुराल वालों की हैं, उसकी ननंद की हैं। उसकी इच्छाएं तो जैसे हैं ही नहीं। कोई पूछा ही नहीं कि वो क्या चाहती है। धीरे धीरे करते करते 1 साल निकल गया और अचानक से उसकी माँ एक दिन बोली, बेटा बहुत वक्त हो गया है, अब तो जल्दी से नाती का मुंह देखना है। ये उसकी माँ थी जिसने पहले ये कहा था। तो कविता बस चिल्ला उठी, आपने पहले अपने मन का किया, मेरी शादी कर दी। अब 1 साल होते ही जब मैंने सोचना शुरू किया है कि अब मैं अपने लिए वक्त निकाल के अब अपनी पीएचडी के बारे में सोचूंगी, तो अब आप मुझे नाती के बारे में बोलने लगे। नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही बोली, ससुराल वाले भी यही चाहते होंगे। उन्होंने कहा नहीं तुमसे? हाँ कहा है माँ, बहुत कहा है। आजकल हर दिन का हो गया है उनका भी। ऐसे लगता है कि जैसे कि मैं बस एक पोते को जन्म देने के लिए ही आई हूँ। सुबह शाम बस पोता पोता लगा रहता है। मेरे बारे में तो किसी को पढ़े ही नहीं है। कोई नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लड़की का तो भाग्य ही ऐसा है, लड़की को तो ये सब करना ही है, इसलिए तो शादी होती है बेटा। शादी हो गई, तुमने अपने 1 साल अच्छे से जी लिया, अब फैमिली बढ़ानी है, वंश बढ़ाना है, उसकी माँ बोली। कविता चुप रह गई, कुछ नहीं बोली। तो उसे पता था कि इनको समझाना पत्थर में सर मारने जैसा है। फिर वो बोली, ठीक है माँ, अब रखती हूँ। इसी प्रेशर में चलते चलते, अपने पति की इच्छाएं पूरी करते करते कविता प्रेग्नेंट हो गई। 1.5 साल ही हुआ था उसकी शादी को और 9 महीने बाद एक बच्चा आ गया उसकी ज़िंदगी में। हम मानो ऐसा लगा जैसे उसको एक नई दुनिया मिल गई हो और उसका वो पीएचडी का सपना इस तरह से खो गया था, इस तरह से लुप्त हो गया था जैसे कि उसने कभी देखा ही नहीं हो। हाँ, उसके मन में एक कसक थी,
वो अपने मन में हमेशा एक जैसे कमी के साथ जी रही है, हमेशा ऐसे कि वो अपने लिए जी ही नहीं रही है। अब उसकी ज़िंदगी में एक नन्हा सा ये बच्चा आ गया था जिसको उसे संभालना था, जिसको उसे नई ज़िंदगी देनी थी। और शायद वो सारे सपने अब वो उसकी नज़र से देखने लगी कि इसको मुझे ये कराना है, जो मैंने देखा है इसको नहीं करने देना है, मुझे जो मैंने त्यागा है इसको नहीं करने देना। कविता का पति सुबह 7 बजे निकलता था और शाम के 7-8 बजे अपनी जॉब से आता था। पूरे दिन वो अकेले ही रहती थी अपनी सास ससुर के साथ और उनकी सेवा में, उनके लिए चाय, उनके लिए नाश्ता, उनके लिए खाना। सुबह उठती थी तो बैठी सही है, सबसे पहले सबको चाय देगी, फिर नाश्ता बनाएगी, फिर चाय देगी, उसके बाद अपने पति का टिफ़िन पैक करेगी और फिर थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो अपने बच्चे को उसको दूध पिलाएगी, उसका मसाज करेगी, उसका ख्याल रखेगी और फिर उसके बाद लंच बनाने चली जाएगी। लंच बनाते ही जैसे थोड़ा सा बेड पे लेटती ही है कि उसका बच्चा रोने लगता है और फिर उठ जाती है, फिर उसको संभालने लगती है। उतने में 4 बज जाते हैं और बाबूजी की आवाज़ आती है, कविता चाय। तो कविता चाय बनाने चली जाती है। चाय वाय देके खाली ही होती है कि बस बात होने लगती है कि शाम को नाश्ता क्या करना है, अभय आने वाला है। तो नाश्ते के लिए सोचने लग जाती है, उसकी तैयारियों में लग जाती है। उसी बीच में अपने बच्चे का रोना, उसको संभालना, कभी उसके साथ खेलना, इस सब में उसका वक्त निकल जाता है। अभय आता है, अभय के लिए उसका बैग लेती है, उसका बैग रखती है, उसको पानी देती है, उसको कुछ नाश्ते के लिए पूछते हो। सब बैठ के फिर इवनिंग का स्नैक्स लेते हैं और स्नैक्स लेते ही वो चाहती है कि 2 पल उसके साथ बैठ जाए अभय के साथ, लेकिन अभय आके अपने माँ बाप के साथ बैठ के टीवी देखने लगता है। और बस 1 घंटा बीता ही था कि बात होने लगी, आज डिनर में क्या है? कविता आज तो सैटरडे है, कुछ अच्छा बनाओ। कविता सोच में पड़ेगी कि अब क्या बनाऊँ मैं, क्या अच्छा बनाऊँ। फिर भी कविता ने अपना कुछ दिमाग लगा के, कुछ सोच के कुछ अच्छा बनाया। डिनर खिलाया लोगों को, अपने बच्चे को संभाला और उसका पति सोने चला गया था। वो घर के सारे काम निपटा के अपने बेडरूम में गई तो देखा कि उसका पति दूसरी करवट लेके सो गया था, बच्चा दूसरी तरफ पड़ा हुआ था। जैसे ही वो पहुंची तो बच्चा अचानक से जग गया और रोने लगा। फिर उसको चुप करा के वो भी लेट गई और फिर सुबह होते ही अपने उसी रूटीन को फिर से जीने लगी। मानो ऐसे ही था कि जैसे उसने अपने सपने देखे ही नहीं थे, मानो ऐसे था जैसे उसने पीएचडी कभी सोची ही नहीं थी, मानो ऐसा था जैसे उसने अपने करियर के बारे में सोचा ही नहीं था। और बस ऐसे ही उस 28 साल की कविता के सपने, 26 साल में वो एक लड़की थी और 28 साल में वो एक माँ थी। और जो 26 साल में उस लड़की के सपने थे, 28 साल में उस माँ ने सब खो दिया था। तो इस 2 साल में कविता की ज़िंदगी ऐसे बदल गई जैसे कि धरती ही पलट गई हो। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं हमारी समाज में जो इस ज़िंदगी को जी रही हैं, जो अपने सपनों को त्याग देती हैं बस दूसरों को खुश करने में, जिनको इतने बंधन लगाए जाते हैं कि उनके सपनों का कोई गिनती नहीं रहती, उनके जो इच्छाएं रहती उसकी कोई गिनती नहीं रहती, कोई नहीं पूछता उनसे। तो अगर आप किसी ऐसी कविता को जानते हैं तो ऐसा ना होने दें। और क्या सोचते हैं आप कि सच में आज भी ऐसी कविताएं हैं? क्या सोचते हैं आप कि आज भी ऐसी लड़कियां हैं? और आप कितने लड़कियों को जानते हैं जिन्होंने अपने सपनों की बलि सिर्फ लोगों की इच्छाएं पूरे करने में दे दी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो भी लड़कियां इस पॉडकास्ट को सुन रही हैं, जो महिलाएं इस पॉडकास्ट को सुन रही हैं, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट ने आपके दिल को छुआ होगा। तो आप अपनी कहानी ज़रूर मुझे लिखें और मैं सुनाऊंगा आपकी कहानी यहीं पे। और आप मुझे अपनी कहानी मेल कर सकते हैं the9pmpodcast@gmail.com पर। आप इसको अपना नाम गोपनीय रखना चाहते हैं तो मैं गोपनीय रखूँगा, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जिसको आप बाहर लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बताएं। ये तो थी कविता जो मेरे मोहल्ले में ही रहती थी। तो बस ये थी कविता की कहानी। आशा करता हूँ कि आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत सारी कविताओं की सहायता करने की कोशिश करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में, अगले फ्राइडे में, यहीं पर द 9 PM पॉडकास्ट में, शार्प 9 PM पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।